हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर, जो कि आज है 5 दिसंबर। तो हम लोग करेंगे करंट अफेयर, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे 3 टॉपिक आज हैं। तो इसमें पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे विश्व मलेरिया रिपोर्ट पर। ठीक है, विश्व मलेरिया, जिसमें कि इसमें आएगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक न्याय के बारे में, जिसमें कि ये GS2 रहेगा। GS2 में हम लोग स्वास्थ्य पर देखेंगे और सरकारी नीतियों पर देखेंगे, और उसमें हस्तक्षेप रहेगा, और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में देखेंगे। ओके, और आगे देखते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग देखिए, फिर दूसरा टॉपिक रहेगा GDP में वृद्धि से, जिसमें कि इसमें इंडियन इकोनॉमिक रहेगा। तो इसमें हम लोग GS2 और GS3 कवर करेंगे, जिसमें कि राजकोषीय नीति रहेगा, सरकारी बजट रहेगा, और समावेशी विकास रहेगा, और इसमें योजना रहेगा, मौद्रिक नीति रहेगी, और सरकारी नीतियों के हस्तक्षेप रहेंगे। ठीक है, और फिर अगला आता है, ये तीसरा और लास्ट रहेगा। इसमें आज 3 टॉपिक है। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, जो कि पॉलिटी संबंधित रहेगा। तो इसमें हम लोग GS2 पढ़ेंगे और भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं टॉपिक। तो देखिए, यहाँ पर टॉपिक है विश्व मलेरिया के बारे में। तो इसमें हम लोग देखिए मलेरिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य वेक्टर जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चर्चा में क्यों है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी की गई विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 भारत और विश्व स्तर पर मलेरिया की खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डालती है। इसके विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो यह है वैश्विक मलेरिया का अवलोकन। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में अनुमानित 249 मिलियन मामलों के साथ वैश्विक वृद्धि हुई है, जो महामारी के पहले स्तर के पार कर जाएगी। कोविड-19 व्यवधान, दवा प्रतिरोध, मानवीय संकट और जलवायु परिवर्तन आदि वैश्विक मलेरिया प्रतिक्रिया के लिए खतरा पैदा करते हैं। वैश्विक स्तर पर मलेरिया 95% मामले 29 देशों में है। 4 देश जैसे नाइजीरिया 27%, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 12%, युगांडा 5% एंड मोजाम्बिक 4% है। ठीक है, भारतीय मलेरिया परिदृश्य, तो इसमें है 2022 में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के आश्चर्यजनक 66% मामले भारत में थे। प्लाज्मोडियम विवैक्स एक प्रोटोजोआ परजीवी ने इस क्षेत्र में लगभग 46% मामलों में योगदान दिया। 2015 के बाद के मामलों में 55% की कमी के बावजूद भारत वैश्विक मलेरिया बोझ में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है। भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वर्ष 2023 में बेमौसम बारिश से जुड़े मामलों में वृद्धि भी शामिल है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में से लगभग 94% मौतें भारत और इंडोनेशिया में होती हैं। क्षेत्रीय प्रभाव देखते हैं इसके। अफ्रीका पर मलेरिया का असर सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2022 में वैश्विक मलेरिया के 94% मामले और इससे होने वाली 95% मौतें अफ्रीका में देखी गई। भारत सहित WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में मलेरिया पर काबू पाने में कामयाब रहा, जिसमें वर्ष 2000 के बाद से रोग के मामलों और इससे हुई मौतों में 77% की कमी आई। जलवायु परिवर्तन और मलेरिया। जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है, जो मलेरिया संचरण और समग्र बोझ को प्रभावित कर रहा है। बदलती जलवायु परिस्थितियां मलेरिया रोगजनक और रोग संचरण वेक्टर की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, जिससे इसके प्रसार में आसानी होती है। WHO इस बात पर बल देता है कि जलवायु परिवर्तन मलेरिया के बढ़ने का जोखिम उत्पन्न कर रहा है, जिसके लिए संधारणीय और आघात सह प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है। वैश्विक उन्मूलन लक्ष्य क्या है इसका? तो 2025 में मलेरिया की घटनाओं का मृत्यु दर 75% और वर्ष 2030 तक में 90% तक कम करना है। 2025 तक मलेरिया की घटनाओं में 55% तक कमी लाने और मृत्यु दर में 53% तक कमी लाने के लक्ष्य की दिशा में वैश्विक प्रयास पर्याप्त नहीं है। मलेरिया उन्मूलन को लेकर चुनौतियां। मलेरिया नियंत्रण के लिए फंडिंग अंतर वर्ष 2018 में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अनुसंधान और विकास निधि 15 वर्ष के निचले स्तर 603 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई, जिससे नवाचार और प्रगति के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
आगे देखते हैं मलेरिया वैक्सीन का प्रभाव और उपलब्धियां। तो अफ्रीकी देशों में WHO अनुशासित मलेरिया वैक्सीन RTS-AS01 की चरणबद्ध शुरुआत के माध्यम से मलेरिया की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रगति पर बल देती है। घाना, केन्या और मलावी में प्रभावी मूल्यांकन के चलते गंभीर मलेरिया की स्थिति में उल्लेखनीय कमी और बच्चों में होने वाली मौतों में 13% की कमी पता चलता है, जो टीके की प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। अब आगे आता है कॉल फॉर एक्शन। WHO मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण धुरी केंद्र बिंदु की आवश्यकता पर जोर देता है तथा संसाधनों में वृद्धि, दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता, डेटा संचालित रणनीतियों एवं नवीन उपकरणों की मांग करता है। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परिजीवों के कारण होता है। 5 प्लाज्मोडियम परिजीवी प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं तथा इनमें से 2 प्रजातियां पी फाल्सीपेरम व पी विवैक्स सबसे बड़ा खतरा पैदा करती है। मलेरिया मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। याद रखिए, संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर संक्रमित हो जाता है और इसके बाद मच्छर जिस अगले व्यक्ति को काटता है, मलेरिया परिजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। परिजीवी यकृत तक पहुंचकर परिपक्व होते हैं तथा फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। मलेरिया के लक्षणों में बुखार तथा फ्लू जैसी व्याधियां शामिल है, जिसमें ठंड लगने के साथ कपकपी, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द एवं थकान शामिल है। विशेष रूप से मलेरिया रोकथाम तथा उपचार योग्य दोनों है। मलेरिया की रोकथाम से संबंधित पहले क्या हैं? तो वैश्विक पहल, WHO का वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम। WHO का GMP मलेरिया को नियंत्रित तथा खत्म करने के लिए WHO के वैश्विक प्रयासों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। इसका कार्यान्वयन मई 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाई गई तथा वर्ष 2021 में अद्यतन की गई मलेरिया की रोकथाम के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 2030 से द्वारा निर्देशित है। इस रणनीति में वर्ष 2030 तक वैश्विक मलेरिया की घटनाओं तथा मृत्यु दर को कम से कम 90% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मलेरिया का उन्मूलन पहल, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नेतृत्व में यह पहल उपचार तक पहुंच, मच्छरों की आबादी में कमी लाने और प्रौद्योगिकी विकास जैसी विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से मलेरिया उन्मूलन पर केंद्रित है। E2025 पहल, WHO ने वर्ष 2021 में E2025 पहल शुरू की। इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 25 देशों में मलेरिया के संचरण को रोकना है। WHO ने वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले ऐसे 25 देशों की पहचान की है, जैसे भारत। तो मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ढांचा 2016 से 30, WHO की रणनीति के अनुरूप इस ढांचे का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूरे भारत में मलेरिया को उन्मूलन करना एवं मलेरिया मुक्त क्षेत्रों को बनाए रखना है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग जनित नियंत्रण कार्यक्रम, यह कार्यक्रम रोकथाम और नियंत्रण उपायों के माध्यम से मलेरिया सहित विभिन्न सेक्टर जनित बीमारियों के समाधान पर केंद्रित है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम NMCP की शुरुआत वर्ष 1953 में 3 प्रमुख गतिविधियों के आधार पर मलेरिया के विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए की गई थी। ये है DDT वाले कीटनाशक अवशिष्ट का छिड़काव, मलेरिया संबंधी मामलों की निगरानी और निरीक्षण एवं मरीजों का उपचार, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI पहल। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में की गई थी। यह कीटनाशक वितरण के माध्यम से मलेरिया में कमी लाने पर केंद्रित था। मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन भारत, इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा की गई थी। यह भागीदारों को मलेरिया नियंत्रण अनुसंधान में सहयोग करना है। तो देखिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2010 का है, क्लोरोक्वीन जैसी दवाओं के प्रति मलेरिया परिजीवी के व्यापक प्रतिरोध ने मलेरिया से निपटने के लिए मलेरिया का टीका विकसित करने के प्रयासों को प्रेरित किया है। मलेरिया का प्रभावी टीका विकसित करना क्यों कठिन है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। प्राकृतिक संक्रमण के दौरान मनुष्य में मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होती है, यही सही था। अब आगे आता है दूसरा पॉइंट, GDP में वृद्धि।
तो इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और GS2 और GS3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सकल घरेलू उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए राजकोषीय नीति, सरकारी बजट, समावेशी विकास, मौद्रिक नीति योजना, सरकारी नीतियाँ, हस्तक्षेप, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं चर्चा में क्यों है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जुलाई से सितंबर माह को कवर करते हुए वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही Q2 यानी Q2 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP 7.6% बढ़ गया। दूसरी तिमाही Q2 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि में गिरावट, विनिर्माण में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्रों में मंदी देखी गई। डेटा वृद्धि का महत्व क्या है? तो यह न केवल आर्थिक वृद्धि का काफ़ी प्रभावशाली स्तर है, अपितु यह बाजार के सभी पूर्वानुमानों को भी मात देता है। हालिया तिमाही GDP वृद्धि में संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए GDP पूर्वानुमान में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय वर्ष के लिए देश की GDP वृद्धि दर का सटीक पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वर्तमान में बैंकों ने 6.5% के GDP वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। ऐसे में कई विशेषज्ञों ने अपने अनुमानों में बदलाव करना आरंभ कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमान एक सटीक आकलन प्रस्तुत करता है। इसका आशय यह भी है कि आने वाले कुछ समय तक भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। अगर विकास दर बाजार की उम्मीदों से कम होती तो दर में कटौती की संभावना अधिक हो जाती है। यह उल्लेखनीय है कि 3 वर्ष पूर्व MOSPI ने वर्ष 2020-21 के दूसरे तिमाही GDP डेटा की घोषणा की कि भारत तकनीकी मंदी के दौर से गुजर रहा था। वर्तमान विकास दर में उछाल से उम्मीद है कि भारत में आर्थिक सुधारों की गति अब बढ़ने लगी है। तो देखिए यहाँ पर ये रिपोर्ट है, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड RGBA ये है। तो GBA टोटल देखिए 2019, 20, 21, 22, 23 का है, रेड कलर से 4.23, फिर -5.12, फिर 2021 में 9.33 और 2022 में 5.41 एंड 2023 में 7.42। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का आप लोग देख सकते हैं, और इसमें जो आगे भी दिया है सर्विस सेक्टर का भी दिया है, तो इसको में आप देख सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्थिक विकास को मापने की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो आर्थिक विकास को मापने की 2 विधियां हैं, GDP और GBA। GDP के बारे में जानते हैं। इसमें लोगों के खर्च करने के तरीके, ये व्यय पक्ष का आकलन करना शामिल है। सकल व्यय मूल्य वर्धित यानी GBA का उपयोग सरकारी सब्सिडी में कटौती और प्रत्यक्ष करों को शामिल कर सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए किया जा सकता है। GBA यह अर्थव्यवस्था के आय पक्ष पर केंद्रित है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार GBA किसी क्षेत्र के आउटपुट मूल्य से उसके मध्यस्थ इनपुट घटाने के पश्चात प्राप्त मूल्य है। यह वर्धित मूल्य उत्पादन के प्राथमिक कारकों श्रम एवं पूंजी के बीच वितरित किया जाता है। 2 तरीकों के बीच असमानता, इन दोनों तरीकों के बीच असमानता को विसंगति कहते हैं और इन्हें लेकर विवाद होते रहे हैं। विशेष रूप से पहली तिमाही का GDP डेटा जारी करने के दौरान त्रैमासिक आर्थिक रुझानों के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए GBA मान को अक्सर अधिक विश्वसनीय माना जाता है, जबकि वार्षिक रुझानों का आकलन करने के लिए GDP यानी व्यय डेटा को प्राथमिकता दी जाती है। भारत की विकास दर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो निवेश और उपभोग को बढ़ावा देना, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना, मानव पूंजी और सामाजिक सेवाओं में निवेश, जैसे कि यह भारत की बड़ी और युवा आबादी के जीवन स्तर तथा उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक है। मानव पूंजी और सामाजिक सेवाओं में निवेश करने के लिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, पोषण, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, आवास और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को लागू करना जारी रख सकती है। व्यापक आर्थिक स्थिरता और लचीलापन बनाए रखना, आर्थिक विकास को बनाए रखने और विभिन्न झटकों एवं अनिश्चितताओं से निपटने के लिए ये आवश्यक शर्तें हैं। व्यापक आर्थिक स्थिरता और आघात सह स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार विवेकपूर्ण राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों को आगे बढ़ाना जारी रख सकती है, जो विकास तथा मुद्रास्फीति के उद्देश्यों को संतुलित करती है। देखिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन है 2018 का, ये है निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। यदि
तो यदि ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला है औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। दूसरा है कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। तीसरा निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है और चौथा है निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें तीसरा वाला है, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। 2019 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि? तो इसमें ऑप्शन बी है, कीमत दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। अब आता है आज का लास्ट टॉपिक, जो कि है अखिल भारतीय न्याय सेवा। तो ये है भारतीय राजनीति से, जिसमें कि हम लोग इसमें GS 2 का भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे। सॉरी। और इसमें प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा और संघ लोक सेवा UPSC के बारे में। तो देखिए चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने न्यायपालिका की विविधता में वृद्धि करने हेतु उपेक्षित सामाजिक समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की वकालत की। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। यह सभी राज्यों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों एवं जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों के लिए एक प्रस्तावित केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली है। इसका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC मॉडल के समान न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना तथा सफल उम्मीदवारों को राज्यों का कार्यभार सौंपना है। वर्ष 1958 और 1978 की विधि आयोग की रिपोर्टों की सिफारिशों के अनुसार AIJS का उद्देश्य अलग अलग वेतन रिक्तियों पर भर्ती और मानकीकृत राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना है। संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2006 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के समर्थन पर पुनर्विचार किया। संवैधानिक आधार संविधान का अनुच्छेद 312 केंद्रीय सिविल सेवाओं के समान ही राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पर AIJS की स्थापना का प्रावधान करता है। हालांकि अनुच्छेद 312(2) में कहा गया है कि AIJS में जिला न्यायाधीश यानी अनुच्छेद 236 में परिभाषित से नीचे स्तर के किसी भी पद को शामिल नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 236 के अनुसार एक जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश है। आवश्यकता क्या है, तो AIJS न्यायाधीशों के चयन और प्रशिक्षण का एक समान और उच्च मानक सुनिश्चित करेगा, जिससे न्यायपालिका की गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि होगी। AIJS निचली अदालतों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरेगा। वर्तमान में देश भर में निचली न्यायपालिका में लगभग 5400 पद रिक्त हैं और मुख्य रूप से राज्यों द्वारा नियमित परीक्षा आयोजित करने में अत्यधिक देरी के कारण निचली न्यायपालिका में 2.7 करोड़ मामले लंबित हैं। AIJS देश की सामाजिक संरचना को दर्शाते हुए विभिन्न क्षेत्रों, लिंग, जातियों और समुदायों के न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व एवं विविधता को बढ़ाएगा। AIJS न्यायपालिका संबंधी नियुक्तियों में न्यायिक या कार्यकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम करेगा, जिससे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। AIJS प्रतिभाशाली और अनुभवी न्यायाधीशों का एक समूह तैयार करेगा, जिन्हें उच्च न्यायपालिका में नियुक्त किया जा सकता है, जिससे न्यायाधीशों की भविष्य की संभावनाओं और उनकी गतिशीलता में सुधार होगा। वर्तमान स्थिति इस समय का है। प्रमुख हितधारकों की इस संबंध में अलग अलग राय के कारण वर्ष 2023 तक AIJS पर कोई आम सहमति नहीं है। यह AIJS की स्थापना के प्रस्ताव पर आम सहमति प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। वर्तमान जिला न्यायाधीशों की भर्ती कैसे की जाती है, तो वर्तमान में अनुच्छेद 233 और 234 शामिल है, जो राज्यों के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देते हैं, जिसका प्रबंधन राज्य लोक सेवा आयोगों और उच्च न्यायालयों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेता है और नियुक्ति के लिए उनका चयन करता है। निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा यानी न्यायिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। PCSJ को यानी PCS जज यानी स्टेट के जज के आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। किसी भी राज्य में
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। अब आगे देखते हैं चिंताएं क्या हैं AIGS के संबंध में चिंताएं। तो यह संघीय ढांचे और राज्यों व उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता का उल्लंघन होगा, जिनके पास अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासित करने का संवैधानिक अधिकार एवं दायित्व है। इससे हितों का टकराव और न्यायाधीशों पर दोहरे नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न होगी, जो केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के प्रति जवाबदेह होंगे। यह विभिन्न राज्यों की स्थानीय विधियों, भाषाओं और रीति रिवाजों की अवहेलना करेगा, जो न्यायपालिका के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक है। इसका असर मौजूदा न्यायिक अधिकारियों के मनोबल और प्रेरणा पर पड़ेगा, जो अपने करियर में उन्नति के अवसरों तथा प्रोत्साहन से वंचित रह जाएंगे। आगे की राह देखते हैं। चिंताओं को दूर करने और AIGS के लिए समर्थन जुटाने हेतु राज्यों, उच्च न्यायालयों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ संवाद एवं परामर्श की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इसके प्रभाव का आकलन करने और धीरे धीरे चिंताओं को दूर करने के लिए चुनिंदा राज्यों में पायलट आधार पर AIGS को लागू करने पर विचार करना चाहिए। AIGS को लचीले तंत्र के साथ डिजाइन करना, जो स्थानीय विधियों, भाषाओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूलन की अनुमति देता हो। क्षेत्रीय बारीकियों की उपेक्षा किए बिना प्रभावी कार्य पद्धति सुनिश्चित करना। एक पूर्णतः स्पष्ट परिभाषित संक्रमण अवधि का प्रस्ताव करना, जिसके दौरान मौजूदा न्यायिक अधिकारी व्यवधानों को कम करते हुए नई प्रणाली को सहजता से अपना सकें। संघीय ढांचे, स्वायत्तता तथा न्यायपालिका की प्रभावी कार्यप्रणाली पर AIGS के प्रभाव का आकलन करने तथा आवश्यकता अनुसार आवश्यक समायोजन के लिए एक आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। AIGS के अंतर्गत एक प्रोत्साहन संरचना विकसित करना, जो करियर में उन्नति से संबंधित चिंताओं का समाधान करते हुए मौजूदा न्यायिक अधिकारियों के योगदान को प्रेरित करें और मान्यता दे। अब इसके बारे में और देखते हैं, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के बारे में, तो इसको बाद में देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स के क्या क्वेश्चन है। 2021 का क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं इसमें। 2 कथन है। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। तो सही बात है, अनुच्छेद 27 बताता है ये चीज़। 27 या 28 में है, 27 में। और दूसरा है, भारत में किसी भी हाई कोर्ट को अपने निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। और इससे रिलेटेड 2017 में एक मेंस का क्वेश्चन आया था, देख लीजिए इसको भी। भारत में उच्चतर न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो नया वाला आया था, जो पास नहीं हुआ, उसके बारे में बताना था। तो देखिए, हम लोगों ने आज 3 टॉपिक कवर किया, जिसमें कि पहला पढ़े थे हम लोग विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023, जो कि सामाजिक न्याय संबंधित था, जिसमें कि हम लोग GS 2 में स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में पढ़ा। और दूसरा टॉपिक था GDP में वृद्धि, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड था। और इसमें GS 2 और GS 3 कवर किया गया, जिसमें कि राजकोषीय नीति, सरकारी बजट, समावेशी विकास, मौद्रिक नीति, योजना, सरकारी नीतियाँ, हस्तक्षेप, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने कवर किया। और तीसरा और लास्ट टॉपिक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा सामने है, ये है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, जो कि भारतीय राजनीति से संबंधित था। इसमें हम लोग GS 2 में भारतीय संविधान के बारे में देखा, जिसमें कि ये अनुच्छेद वगैरह हम लोग पढ़ा। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।